कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं दाखंड संवाद। आज हम एक ऐसे महाकवि के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे महाकवि के बारे में जानेंगे जिनका जीवन संघर्ष से प्रारंभ होता है और संघर्ष पर ही खत्म होता है। एक ऐसे कवि हैं जो बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में 1911 ईस्वी में जन्म लेते हैं। अपने परिवार में सबसे छोटे सदस्य ये रहते हैं। इनके 6 भाइयों की लगातार मृत्यु होती है और जब इनका जन्म होता है तो इनकी माँ और इनकी दादी एक पुरोहित के बताने पर इनका नाम रखती हैं ढक्कन। ढक्कन नाम रखने के पीछे कहानी जो बताई जाती है वह यह है कि ढक्कन नाम इनका उपनाम था। इनके पुरोहित बताते हैं कि उपनाम पर जो भी विपत्ति आएगी वो सबसे पहले उपनाम पर लगेगी और इस प्रकार से आपका पोता, आपका वैद्यनाथ हमेशा के लिए सही रहेगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इस प्रकार से इनके परिवार में इनका नाम ढक्कन पड़ता है। इनके पिताजी एक कर्मकांडी पंडित थे। जिस दिन कर्मकांड चल जाता था उस दिन इनके जीविकोपार्जन का कार्य भी चल जाता था। जिस दिन कर्मकांड नहीं चलता था उस दिन बिना रोटी के सो जाना पड़ता था। ये ऐसे कवि थे जिनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं हुई, लेकिन ज्ञान का भंडार इनके पास अपार रहा। इनके पास बोलियों की जो शक्ति थी, जितनी बोलियाँ ये समझ सकते थे और लिख सकते थे शायद उतना कोई और जानता रहा। मराठी से लेकर के बंगाली तक, उड़िया से लेकर के कन्नड़ तक, गुजराती से लेकर के सिंधी तक सभी भाषाओं का ज्ञान था और सभी भाषाओं को लिख और पढ़ अच्छे से लेते थे। जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता से शुरू होती है और वहाँ से जब ये लौटते हैं तो बनारस आते हैं, अर्थात काशी आते हैं। जब काशी ये संस्कृत पढ़ने के लिए इनके पिताजी काशी भेजते हैं कि हमारा बच्चा संस्कृत जान लेगा तो कर्मकांड कर लेगा और जब कर्मकांड जान लेगा और कर्मकांड करेगा तो हमारी दैनिक चर्या चलने लगेगी। लेकिन जब बाबा, हम लोग इन्हें प्यार से बाबा कहते हैं, इनको हिंदी में बाबा के नाम से जानते हैं, मैथिली में इनको यात्री के नाम से जानते हैं और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और घर का नाम ढक्कन मिश्र है। ये इनके 4 उपनाम रहे और 5वां इनका वास्तविक नाम रहा। और जब ये बनारस आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए तो इनका मिलन इनके मार्क्सवादी साथियों से होता है जो उस समय किसान और मजदूर और गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उसी समय से ये मार्क्सवादी विचारधारा में सम्मिलित होते हैं और इनका वहीं से जीवन मार्क्सवाद के लिए निकल पड़ता है। जब मार्क्सवाद के उसके संबंध में आते हैं, उसके साथ आते हैं, तब ये मजदूर और शोषित और वंचितों के लिए मुखर होकर आवाज़ उठाना प्रारंभ करते थे। नागार्जुन जी हमेशा मुखर होकर बोलते थे, बिना किसी से डरे बोलते थे। इनकी जितनी रचनाएं होती थी सब करारी होती थी। जितनी रचनाएं ये लिखते थे, पढ़ते थे, नुक्कड़ों पर खड़े होकर के उन रचनाओं का पाठ करते थे, उन रचनाओं को बताते थे, उन रचनाओं को मजदूरों और गरीबों में सुनाते थे। इसी प्रकार इन्हें नुक्कड़ का कवि भी माने जाने लगा। नुक्कड़ के कवि के नाम से विख्यात हो गए और इसी प्रकार जीवन चलता रहा और दिन प्रतिदिन अपनी रचनाओं को करते गए। 1 से 2, 2 से 3 रचनाएं होती गई। चनाजोर गरम इनकी पहली कृति और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला जो कि मैथिली भाषा में इनकी रचना थी। और जब इनका जीवन थोड़ा और बीता, जब ये और समझने लगे और चीज़ों को पास से देखने लगे,
घर की परिस्थितियों के, गांव के परिवेश को, अपनी पत्नी के जीवन को देखने लगे, किस संघर्ष से वो बच्चों का पालन पोषण करती है। मजदूर और किसान किस संघर्ष के साथ किसानी करता है, मजदूर किस संघर्ष के साथ अपने कार्यों को करता है और अपने जीवन को किस तरीके से चलाता है। तब इनकी लेखनी में कड़वाहट बढ़ती गई, व्यंग बढ़ता गया और ये सत्ताधीशों को हमेशा चेतावनियां देते रहे। कई विचारों से सम्मिलित थे, कई विचारों का इनके पास प्रवाह होने के बावजूद जब जब इस सत्ताधीशों से आवाज़ करते तो सत्ता के जो भी चाटुकार होते इनसे पूछते कि तुम सत्ता का विरोध क्यों करते हो। तब नागार्जुन बाबा जी कहते हैं कि मैं सत्ता का विरोध अपने लिए नहीं करता हूँ, सत्ता का विरोध कमज़ोर, शोषित, गरीब और दलितों के लिए करता हूँ, जो कि उनका अधिकार है, उनको नहीं मिलता है। उनका अधिकार सत्ता पर बैठे, कुर्सी पर बैठे लोग खा जाते हैं। इससे मुझे बहुत ही ग्लानि होती है। इसी तरीके से इनकी रचनाएं भी चलती रही और इनका संघर्ष भी दिन प्रतिदिन चलता रहा। बिहार में तमाम त्रासदियाँ आईं और बिहार त्रासदी पर इनकी रचना रही और बिहार में जब भी आंदोलन होते रहे ये मुखर होकर उस आंदोलन में अपने आप को आगे करते रहे। और एक कालखंड में नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे, गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, सुभाष चंद्र बोस जी से पत्र व्यवहार होता था, लेकिन समय समय पर इस सबका विरोध भी करते रहे। नेहरू जी का इन्होंने तगड़ा विरोध किया, गांधी जी का खूब विरोध किया, बोस का भी कहीं कहीं पर विरोध किया। जब लोग इनसे पूछे कि आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं तो इन्होंने कहा मैं इनसे किसी कालखंड में इनके विचार से सहमत था, लेकिन जब ये सत्ता पाए तो ये गरीब और शोषित और किसान के प्रति सोचना बंद कर दिए, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। एक कालखंड में इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रही, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से एक लेख के माध्यम से, एक रचना के माध्यम से विरोध किया और उसके बोल थे, ओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। इन सब कृतियों को रचते हुए और अपनी आवाज़ को मुखर करते हुए हमेशा बिहार और देश के तमाम श्रमिकों, देश के समाज, तमाम शोषितों के लिए आवाज़ उठाते रहे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन आंदोलन जब चला तो उसमें मुखर होकर के अपनी बातों को रखे और उनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि एक बार इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल गए और जेल से फिर बाहर आए, फिर उसी जोश के साथ देश के कार्य में लग गए, गरीबों के कार्य में, गरीबों के हक की लड़ाई के लिए लग गए और अपने इस जुझारूपन के कारण सबके बीच जाने लगे। और इन्हीं के साथ एक समय ऐसा आता है कि जब वृद्धावस्था आती है, 1998 का समय होता है, बिहार का ये लाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें तो बंद कर लेता है लेकिन अपनी छाप छोड़ जाता है, अपनी छाप हम लोगों के बीच छोड़ जाता है, अपनी छाप हम उन किसान के बच्चों के लिए छोड़ जाता है, उन शोषित के बच्चों के लिए छोड़ जाता है, जिनको किसी न किसी कालखंड में सही चीज़ें नहीं मिल पाई, जिसको किसी न किसी कालखंड में उनके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ा और उनके हक को किसी ने अपने तक सीमित रख लिया। और इन सब चीज़ों को हमेशा बाबा जी उठाते रहे और इन पर हमेशा अपनी बातों को रखते रहे। और इसी के साथ यह मेरा कथन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।